हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए आपके लिए प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लेकर आया हूं। बिना प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको सभी मिक्सअप क्वेश्चन मिलते हैं। सभी जो भी आपके ज्योग्राफी हो गई, साइंस के क्वेश्चन हो गए या पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, इसमें आपको सभी मिक्स क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसके आपसे आपकी तैयारी बेहतर हो पाती है। आपको ये पता चलता है कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। तो आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट कौन बने थे? पहले अध्यक्ष बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो कांग्रेस की स्थापना थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पहला आपको क्वेश्चन मिल गया कि वो हुआ था 1885 में। कभी कदार जब बेसिक क्वेश्चन आपसे बनाना होता है, एकदम इजी क्वेश्चन, तो बनाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाता है 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और वो हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके जो सबसे ज़्यादा यूपीपी की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, और हर किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से कहाँ पहले जो जारी किया था, ट्रेन चलाई थी? तो पहले कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1853। ये आपका पहला आंसर क्वेश्चन होगा कि रेल कब चलाई गई थी हमारे भारत में, तो 1853 में चलाई गई। दूसरा आंसर आ जाएगा कहाँ से कहाँ चलाई गई? तो आपको पता है कि ये चलाई गई थी पुणे से ठाणे के बीच में, या फिर बंबई से ठाणे कह लीजिए, पुणे नहीं बंबई से ठाणे था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ, बंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी हमारी पहली ट्रेन मार्ग। कभी कदार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके समय में चलाई, उस समय का वायसराय कौन था? तो वो थे डलहौजी। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि वो किसके शासनकाल में चलाई गई थी। तो डलहौजी के समय ये चलाई गई थी। तो क्वेश्चन सीधा पूछा था यूपीपी की परीक्षाओं में कि किसके समय में जो ट्रेन है वो भारत में चलाई गई थी? तो डलहौजी के समय में ट्रेन चलाई गई थी। 1853 बंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आइए देखिए। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? सबको पता है कि डलहौजी ने हमारे भारत में हड़प नीति का प्रयोग किया था। तो हड़प नीति का प्रयोग इस्तेमाल क्यों किया था? और उसका कारण हो जाएगा झांसी राज्य को हड़पने के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो उसका उपयोग किया गया था वो किया गया था झांसी राज्य को हड़पने के लिए, हड़प नीति का प्रयोग किया गया था। वैसे भी ये जो डलहौजी है ये हड़प नीति के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आता है हड़प नीति किसने प्रारंभ किया था? तो वो हो जाएगा आपका डलहौजी। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि इस्तेमाल या फिर प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो आपका आंसर निकल कर आया झांसी राज्य को हड़पने के लिए। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प नीति किसको कहा जाता है या किसके शासनकाल में ये नीति आई थी? तो आई थी डलहौजी के समय में। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुधारकों द्वारा प्रारंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा कि उन्मूलन का नेतृत्व किया गया था। तो भारतीय जो सुधारकों द्वारा प्रारंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को उन्मूलन का नेतृत्व किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है सती प्रथा का। ये जो शब्द है ये आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेपर में पूछा जाता है कि सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? और ये आपका किया गया था राजा राम मोहन रॉय। इस नाम को याद रखिएगा और इस लाइन को अगर आप याद रखोगे तो आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा कि सती प्रथा के उन्मूलन का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? और वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा होगा जबकि बंगाल सिलहट जिला भारत का हिस्सा होगा। तो ये आपका उसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इसका ये सही हो जाएगा। ए और फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बड़ा ये आपका क्वेश्चन था। और अब आपके जो क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपके एक बार और किसी भी एग्जाम में आ चुका है क्योंकि ये पंजाब का है। और जहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच हो रहा है। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे प्रसिद्ध है? तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, फुलकारी कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध शैली है? तो आपकी करेक्ट आंसर है पंजाब की ये कढ़ाई शैली है। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत उपभोग प्रवृत्ति फिर डैश डैश है। तो यहाँ आपको क्या भरना है? आपको भरना है कि प्रति इकाई आय पर उपभोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? G20 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि G20 की इस बार की बैठक कहाँ हुई थी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। आगे आपको लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कर्षण को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? आपको पता है कि हमारे देश में सिर्फ राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। किस पर? राष्ट्रपति पर। और किसी को भी हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया लानी पड़ती है। आपको 14 दिन पहले नोटिस जारी करनी पड़ती है। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत आता है?
अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग और 61 के बाद में आपका जो राष्ट्रपति वाला है वो हो जाएगा कि 14 दिन पहले इनको नोटिस दी जाती है। तो इन ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आगे आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पेट वगैरह में भी पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि राजकोषीय घाटा क्या हो जाता है, और वो आपका हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि को कहते हैं राजकोषीय घाटा। मतलब राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए जो सरकार द्वारा उधार ली गई राशि को हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब आप क्वेश्चन को कर पाओगे हमेशा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए। सरफेस मर्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा और जल संरक्षण। आगे क्वेश्चन है आपका अम्लीकरण और नाइट्रेट निरीक्षण क्या है। तो आपके ऑप्शन में से आपको आपका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा के रसायन के रिसाव की प्रक्रिया। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइंस के टॉपिक से, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को याद कर लिया करो, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आगे आपका आते हैं, किसी भी निर्धारित प्रकृति में पद्धति के बिना एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें उगाने की विधि को डैश डैश क्या कहते हैं। मतलब एक ही लाइन हम लोग खेत में बनाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए उसमें आपको दो चीज़ें उगानी हो, तो आप कैसे उसको उगाते हो, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं एक कोहा बनाते हैं, और कोहा के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आलू वगैरह के भी बीज डाल देते हैं, उसके ऊपर मूली वगैरह भी बैठा देते हैं, तो इसलिए वो दोनों फसलें एक साथ उगाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, उसको कहते हैं मिश्रित खेती। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुआई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे आपको लेकर चलते हैं, ज़्यादा अब आपके क्वेश्चन इसमें नहीं बचे हैं, 20 ही क्वेश्चन आपके आने हैं, और 4 क्वेश्चन और आपके बचे हैं जीएस के टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 36 को आइए देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह विक्टोरिया और कवक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी। क्या कहते हैं हम उनको कहा जाता है अपघटक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे आपके क्वेश्चन क्लास के समाप्त हुए, और फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और क्लास को शेयर करना ना भूला करें। जितना आप शेयर करोगे उतनी ही अच्छा लगता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाना, तो इसलिए क्लास को शेयर किया करो, दोस्तों में, ग्रुप वगैरह में इस क्लास को भेज दिया करो। और फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए ही क्वेश्चन लाया जा रहा है, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, उसके बाद में आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।